विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उपनयन पुस्तक के भारतीय राज व्यवस्था खंड भाग 10। पिछले 9 भाग में हम 225 प्रश्नों तक पूरे कर चुके हैं। आगामी ये 10वां और अंतिम भाग है और हम 250 प्रश्नों के माध्यम से उपनयन पुस्तक के भारतीय राज व्यवस्था खंड को पूरा करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न और उपनयन पुस्तक के प्रश्न संख्या 226 से। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा यानी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन की संवैधानिकता को कहां प्रश्नगत किया जा सकता है? तो ये प्रश्नगत कहां किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी का क्या हो सकता है? जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ऐसा प्रावधान कहां किया गया? तो ऐसा प्रावधान किया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में और मिनर्वा मिल्स मामले 1980 के फैसले से प्राप्त शक्ति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। देखिए, अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगती है, यानी ये बात कर रहा है 352 की, 352 है, उसके अंदर आपातकाल की बात की गई है। 2 प्रकार से आपातकाल 352 में लगते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? नेशनल इमरजेंसी। 2 प्रकार, यानी एक तो होता है एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आपातकाल, एक है आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी। जो वॉर की स्थिति है, युद्ध और एक्सटर्नल एग्रेशन, बाह्य आक्रमण, ये जो 2 तरीके हैं जो आपातकाल लगते हैं युद्ध और बाह्य आक्रमण से, इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाह्य आपातकाल। और आंतरिक आपातकाल कब लगता है? जब होता है आर्म्ड रिबेलियन, यानी जो सशस्त्र विद्रोह से जो आपातकाल लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आंतरिक आपातकाल। पूर्व में हमने ये बात कर चुके हैं कि सशस्त्र विद्रोह ये शब्द यूज किया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से। इससे पूर्व जो शब्द यूज होता था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक गड़बड़ी। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और मिनर्वा मिल मामले के अंदर ये प्रोविजंस कर दिए गए कि अगर कोई मेलाफाइड दुर्भावना तरीके से, हठ धर्मिता से, विवेक शून्यता से कोई इमरजेंसी लगाई जाती है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू करता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 227। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा अनाउंसमेंट संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में, संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में यह प्रोविजंस किया गया जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये पूरे भारत में या भारत के किसी भाग में लगाया जा सकता है। ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया या कंप्लीट भारत के अंदर लगा सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया, ये प्रोविजन किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 228। राष्ट्रपति द्वारा की गई आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन या अप्रूव्ड के बाद कितने माह तक एवं न होने पर कितने माह तक परिवर्तन में रहती है? देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है, आपात की जो घोषणा है, ये अप्रूव्ड होने के बाद, अनुमोदन के बाद 6 माह तक रहती है। आपको 6 माह के बाद दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा। अनुमोदित न होने पर 1 माह रहती है। संसद इसे पुनः एक बार में 6 माह तक क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। और ऐसा कितनी बार बढ़ा सकती है इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो यह अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। एक तो पहली बात तो ये बात कर दी गई। अप्रूवल लेनी पड़ेगी आपको 1 महीने में, और वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। पहले ये सिंपल मेजोरिटी था। प्रत्येक 6 माह में संसद में अनुमोदन से इसे अनंत काल तक क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एक बार में 6 माह और दोबारा अप्रूवल लेना पड़ेगा और 6 माह इस तरह। और अप्रूवल किस तरह लेना पड़ेगा? वो स्पेशल मेजोरिटी से, विशेष बहुमत से इसको लेना पड़ेगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या
229 नंबर प्रश्न है, नेशनल इमरजेंसी के समय संसद को किन सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है? देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब भारत का जो फेडरल ढांचा है, संघात्मक ढांचा है, वो एकात्मक ढांचे में, यूनिफाइड ढांचे में, क्या है, यूनिटरी ढांचे में तब्दील हो जाता है। तब संसद को यह अधिकार रहता है कि वो यूनियन लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर और कॉन्करेंट लिस्ट पर, इन तीनों सूचियों पर कानून बना सकती है। यद्यपि राष्ट्रीय आपात में राज्य विधायिका की विधायी शक्तियां भी विद्यमान रहती है। ऐसा नहीं है नेशनल इमरजेंसी तब लगती है तब ऐसा नहीं होता कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, राज्यों की सरकार है, वो सस्पेंड हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो चल रही है, वो भी कानून बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को ये पूरा अधिकार मिल जाता है कि वो पूरे भारतवर्ष में कानून बना सकती है अगर पूरे भारतवर्ष में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। वह राज्य विधायिका निलंबित भी नहीं की जाती है, वो सस्पेंड नहीं होती है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 230। आपातकाल के समय कौन से मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं और कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जाते हैं? देखिए, इमरजेंसी जब लगती है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लग जाते हैं। जैसे आर्टिकल 358 ये बोलता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो तुरंत प्रभाव से आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और 359 ये बोलता है कि 19 के अलावा अन्य आर्टिकल भी सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन कौन से आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं वो है 20 और 21। आर्टिकल 20 जो ये बोलता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात करता है, यानी जब तक सिद्ध नहीं हो दोषी नहीं कहलाओगे, खुद को बेगुनाह साबित करने के तुम सारे अवसर पाओगे। तो 20 जो है जीवित रहता है। और आर्टिकल 21 जो क्या बोलता है, राइट टू लाइफ यानी जीवन का अधिकार, ये दोनों आर्टिकल जीवित रहते हैं। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल में ही किया जा सकता है। अब एक बात और, जो आर्टिकल 19 है इसका निलंबन किस स्थिति में होता है? 358 में यह बात लिखी गई है कि जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है नहीं, जब एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हो, बाह्य आपातकाल लगा हो, उस स्थिति में आर्टिकल 19 क्या है, सस्पेंड होता है। यानी जब इंटरनल इमरजेंसी लगी हो, बाह्य आपातकाल के अंदर कौन आता है? युद्ध और कोई बाहरी आक्रमण हो जाए। इंटरनल इमरजेंसी में सशस्त्र विद्रोह आता है। तो इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ही निलंबित होता है, केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी के अंदर ये होता है, ठीक है, न कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यानी सशस्त्र विद्रोह कौन सा हो गया? इंटरनल इमरजेंसी हो गई, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 231। अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल कब व क्यों लगाए गए हैं? ठीक है, अभी तक तीन बार ऐसा हुआ है जब हमने नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग किया है। एक हुआ था जब 1962 में 62 के अंदर हमारी चीन के साथ लड़ाई हुई थी, भारत चीन युद्ध हुआ। उसके बाद 65 में वो इमरजेंसी लंबी चली, 65 में हमारे भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, ठीक है। तो ये एक पहला दौर था। दूसरा था जब बांग्लादेश के साथ युद्ध हुआ 72 में, वो 71 का वॉर जहां, उसके अंदर ये इमरजेंसी लगी, सेकंड इमरजेंसी, और वो इमरजेंसी लगी रही। और तीसरी इमरजेंसी जो लगी थी तीसरी बार, वो इमरजेंसी लगी थी आंतरिक इमरजेंसी, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उनके द्वारा लगाई गई, जो 1975 में आपातकाल लगा था तीसरी बार, ठीक है। वो आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगा था। तो इस तरह 3 आपातकाल लगाए जा चुके हैं। वो 3 आपातकाल 1962 में, जो 1965 की लड़ाई के बाद भी जारी रहा, 1971 में और 1975 के अंदर 3 इमरजेंसी अभी तक 352 का यूज हुआ है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 232। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाता है? अब क्यों लागू किया जाता है? अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, एक तो ये बात है, यानी जो राज्य की सरकारें हैं संविधान के अनुरूप काम नहीं करती है, तो उस स्थिति में प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन एक और स्थिति में लगाया जाता है जो हम चर्चा कर चुके हैं, वो है
365 के माध्यम से 365 ये बोलता है यदि राज्यों की सरकारें केंद्र के निर्देश मानने से, या अगर वो बोले कि केंद्र कुछ योजना लेके आए, केंद्र कुछ नीति लेके आए, वो लागू करने से मना कर दे और वो केंद्र को सरकार को एक्सेप्ट नहीं करती है, उनके अनुसार नहीं चल रही है, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को ऐसे कोई कार्य करती है जिससे नुकसान पहुंच रहा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र को यह अधिकार है कि 365 के माध्यम से 356 यानी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये एक बात की गई है 356 किस स्थिति में लगाया जाता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 233। सर्वप्रथम किस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले किया गया था पंजाब के अंदर, और सर्वाधिक समय तक यह पंजाब में ही परिवर्तन में रहा था, सबसे ज्यादा समय तक पंजाब में रहा था। अगर सबसे लंबा पूछें तो सबसे लंबा रहा था जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 के बाद, 1990 से लगभग 96 तक ये रहा, सबसे लंबा जम्मू कश्मीर में रहा, सबसे ज्यादा समय तक पंजाब में रहा और सबसे पहले पंजाब में लगा। और कि सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा? तो 10 बार ये मणिपुर में लगाया जा चुका है। पंजाब के अंदर सर्वप्रथम 1951 में पंजाब में ये लगाया था। तो 356 प्रेसिडेंशियल रूल यानी राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही होती है, तब 356 का प्रयोग किया जाता है। हालांकि 356 ऐसा आर्टिकल है जिसका सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि जब केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों में अलग सरकार है, उस स्थिति में दुर्भावनापूर्ण इस आर्टिकल का प्रयोग किया गया। हालांकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, बना रहे थे, तब ये प्रश्न उठा था कि 356 का गलत उपयोग हो सकता है। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे और बहुत महत्वपूर्ण रोल उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में था, तो उन्होंने बोला कि ये तो डेड लेटर है, मृत पत्र है, इसका तो उपयोग यदा कदा ही होना चाहिए। लेकिन किसी संविधान सभा के एक मेंबर ने ये बोला कि डॉक्टर अंबेडकर नहीं रहे, लेकिन 356 अभी भी बनी हुई है और 356 का सबसे ज्यादा बार दुरुपयोग किया गया है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 234। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन यानी 356 अब तक कितनी बार लग चुका है? तो राजस्थान में 4 बार प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है। 1967 में लगा, 1977 में लगा, 1980 में लगा, 1992 में लगा। इनमें से आप 3 बार देखें तो 3 बारी जनता पार्टी की सरकार रही। भैरव सिंह जी शेखावत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, उस दौरान 77, 80 और 92 में ये इमरजेंसी लगी थी, ठीक है, और एक 1967 में रखी। तो टोटल 4 बार ये रह चुका है। बात करते हैं प्रश्न संख्या, अब आगे के जो प्रश्न आएंगे वो 235 से, वो पंचायती राज से आएंगे, लोकल बॉडी से आएंगे, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 235। पंचायती राज से प्रावधान किए गए हैं। आपको पता है पंचायती राज मूल संविधान में पंचायती राज के प्रोविजंस नहीं थे, इसको बाद में 73वें और 74वें 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो बात करते हैं 235 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को। देखिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये के.एम. मुंशी के नेतृत्व में कमेटी बनी थी, ठीक है। इस कमेटी ने कुछ सिफारिश की थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट कुछ प्रोग्राम चालू किया जाना चाहिए, और एक सिफारिश और की थी कि इस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और 1953 में ऐसा ही नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा नाम से एक प्रोग्राम चालू हुआ था। ये 2 प्रोग्राम चालू हुए थे 1952 और 53 के अंदर। यह कार्यक्रम अमेरिका की सहायता से शुरू किया गया। कार्यक्रम द्वारा जन सहभागिता के माध्यम से जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया। यह ध्यान रखना, जन सहभागिता के माध्यम से जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यानी लोकतंत्र का जो मूल है जनता का पार्टिसिपेशन करवाना, उसको साथ में लेकर चलने की बात हुई थी। तो ये शुरुआती दौर था कि जहां हम पंचायती राज की नींव रखने की ओर बढ़ रहे थे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 236। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी
ने कब व किस समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए उसे क्रियान्वित करने के लिए कहा था? तो 1958 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को देखिए, जो दो कार्यक्रम 1952 और 1953 में शुरू किए गए थे, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, इन दोनों कार्यक्रमों की जांच करने के लिए या उनकी समीक्षा के लिए 1958 में कमेटी गठित की गई बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में। बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई, उन्होंने कुछ सिफारिश दी कि अब समय आ गया है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण की ओर हमें बढ़ना चाहिए और पंचायती राज को लागू करना चाहिए। तो उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का ढांचा सबसे पहले उन्होंने बताया कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर, इस तरह त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। बाद में इनकी सिफारिशों को जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया और इस तरह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में ये मील का पत्थर शामिल हुआ। तो इसमें किसका बड़ा योगदान है? बलवंत राय मेहता का बहुत बड़ा योगदान है, इनको जनक माना जाता है इन चीज का। बात करते हैं प्रश्न संख्या 237 है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन राज्य का कर्तव्य है, ये प्रावधान किया गया है? देखो, अनुच्छेद जो 40 है उसमें ये बात की गई है। 40 गांधीवादी प्रिंसिपल है, गांधीवादी सिद्धांत है ये, और गांधी जी ये मानते थे क्या? ग्राम स्वराज में विश्वास करते थे। गांधी जी बोलते थे कि भारत की आत्मा क्या कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। और जब तक क्या है कि नीचे से आप विकास, नीचे से डेवलपमेंट नहीं करोगे, नीचे से सुधार नहीं करोगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। बॉटम टू अप्रोच से बात करो, जनता को नीति निर्माण में शामिल करो, तभी वास्तव में लोकतंत्र सफल हो पाएगा। ये जो सोच थी, इसको इम्प्लीमेंटेशन करने का फिर आगे कार्य किया गया। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाए। बात करते हैं आगे के प्रश्नों पर। प्रश्न संख्या 238, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब व कहां से प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का श्री गणेश किया और इसे क्या कहा गया? नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उनकी सिफारिश को एक्सेप्ट करते हुए एनडीसी ने एक्सेप्ट किया। नागौर और नागौर में बगदरी गांव से पंचायती राज की शुरुआत की गई और राजस्थान इस तरह पहला स्टेट बन गया भारत का जिसने पंचायती राज कानून को लेके आया। और उसके बाद सेकंड स्टेट बना 1959 में आंध्र प्रदेश, जिसने पंचायती राज को लागू किया। और 1965 तक अधिकांश राज्यों ने इसे अपना लिया था। 1965 तक लगभग राज्यों ने इसे अपना लिया था। लेकिन कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई कि राज्यों ने अपना तो लिया, लेकिन राज्य, एक तो कमी ये थी कि पूरे देश में इस कानून को लेकर एक रूपता नहीं थी, सबने इसे अपने अपने सुविधा के अनुसार लागू किया। दूसरा क्या है कि उसमें रेगुलर चुनाव नहीं हो रहे थे। ठीक है, रेगुलर क्या नहीं हो रहे थे? इलेक्शन नहीं हो रहे थे। ये 2-3 कमियां रह गई। तो ये डिमांड हुई, आगे की जो कमेटियां बनी, उन समितियों ने ये बोला कि अब समय आ गया है कि हमें इसको एक रूपता देने की जरूरत है, ताकि एक तो निश्चित समयावधि में ये नियमित चुनाव करवाए जा सके और एक ढांचा, एक आदर्श ढांचा जो है पूरे देश में लागू किया जा सके। तो इसके बाद आगे इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 239, ग्राम सभा वर्ष कब व किस उपलक्ष्य में मनाया गया था? ग्राम सभा वर्ष ये तब बनाया था जब पंचायती राज के कितने वर्ष पूरे हुए थे? 50 वर्ष पूरे हुए थे। 2009-10 ग्राम सभा वर्ष घोषित किया था, 2009 से 2010 को। ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन सूची में पंजीकृत व्यक्ति क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ये आर्टिकल 243 ए में लिखा है, ये थोड़ा सा करेक्ट कर लें। आर्टिकल 243 ए किसकी बात करता है? ग्राम सभा की बात करता है। ठीक है, ग्राम सभा नाम से आप स्पष्ट हैं, गांव के लोगों की सभा। लेकिन ग्राम सभा के अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा के अंतर्गत शामिल होते हैं 18 वर्ष से अधिक आयु के वो व्यक्ति जो मतदाता सूची में रजिस्टर्ड हैं, चाहे महिला हैं पुरुष हैं, वो सभी ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या
240 ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट की बात है। ग्राम न्यायालय को स्थापित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। ठीक है, अब ये बात है ग्राम न्यायालय की स्थापना क्यों की गई। अब देखो, मैंने बात की थी, हमने एक कौन सा जुडिशियल सिस्टम अपनाए हैं, हमने यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम अपनाया है। एक व्यवस्था है लॉ एंड जस्टिस की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर ये ग्राम न्यायालय भी उसी की इकाई में शामिल होती है। ग्राम न्यायालय इसलिए स्थापित हुई कि ग्राम स्तर पर विवादों का निपटारा किया जा सके और सस्ता, सहज, सरल, सुलभ और त्वरित न्याय लोगों तक कैसे पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया गया। ग्राम न्यायालय द्वारा किया गया। ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के लिए स्थापित किया जाएगा ताकि नागरिकों को उनके द्वार पर न्याय सुलभ कराया जा सके। इनके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों शक्तियां हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल दोनों ही क्या है कि शक्तियां होती है, दोनों सुनवाई करते हैं, दीवानी और फौजदारी दोनों मामले। एक 241 छावनी बोर्ड की बात कर रहा है। छावनी बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड का कार्यकारी अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो, लोकल बॉडीज के अंदर जो परिभाषाएं दी गई हैं उसके अंदर नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पोर्ट विन्यास है या कुछ इसी तरह की अन्य बॉडीज हैं। ठीक है, उन बॉडीज के अंदर एक बॉडी है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड ऐसी बॉडी है जिसका गठन कौन करता है? इसका गठन जो है केंद्र द्वारा किया जाता है। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। छावनी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले सिविलियंस के लिए आधारभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए छावनी बोर्ड का गठन किया जाता है। इसका जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड की स्थापना की जाती है। छावनी बोर्ड के कार्य जो है नगर पालिका के समान ही होते हैं, लेकिन बस इतना सा अंतर है, इसका गठन सेंटर करता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। राजस्थान में भी नसीराबाद एक जगह है, अजमेर में, ठीक है, कैंट इलाका है, छावनी बोर्ड वहां गठित की गई है, अजमेर में, नशीराबाद। ठीक है, बाकी अंबाला और कई जगह है जहां पर छावनी बोर्ड कार्यरत है। 242 जनता पार्टी ने पंचायती राज में सुधार के लिए किस समिति का गठन किया था? तो यह समिति थी अशोक मेहता समिति, जिसने द्विस्तरीय पंचायती संगठन की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने बोला कि द्विस्तरीय पंचायत होना चाहिए, जिला और उसके बाद मंडल। ठीक है, मंडल किस तरह बनेगा? ग्रामों का समूह जो होगा वो क्या होगा? मंडल होगा। इस तरह द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की? अशोक मेहता समिति ने की। लेकिन इसकी सिफारिश को लागू नहीं की गई थी। क्यों लागू नहीं की थी? ये अशोक मेहता समिति जो बनी थी वो जनता पार्टी के समय बनी थी। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। बाद में सरकारें चेंज हो गई, इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट आ गई 1980 के बाद, और ये ठंडे बस्ते में रिपोर्ट चली गई। 1977 में गठित इस समिति ने केवल जिला और मंडल स्तर पर पंचायतों की सिफारिश की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत, ग्राम, मंडल और जिला की सिफारिश की थी। बात करते हैं आगे, प्रश्न संख्या 243। 1992 में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्यों किया गया था? तो 73वां जो संविधान संशोधन था पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, 74वां था नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। इसके लिए शब्द यूज हुआ नगर पालिका। ठीक है, जितने भी नगर निकाय हैं, चाहे नगर पालिका है, नगर परिषद है, नगर निगम है, सबके लिए नगर पालिका शब्द यूज हुआ। और पंचायती राज का मतलब ग्राम स्वशासन से है, ग्राम स्थानीय स्वशासन। ठीक है, और आपको पता है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और आर्टिकल 243 से जोड़े गए, और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन से भाग 9A जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची में जो भाग 9 है और 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची में 29 विषय रखे गए और 12वीं अनुसूची में 18 विषय रखे गए। ठीक है, तो भाग 9 और भाग 9A ये दो भाग जोड़े गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन से,
9 के अंदर पंचायती राज का प्रावधान है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय। 9A में नगर निगम नगर पालिका का प्रावधान है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 200 आगे 44 नंबर जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो रहा है आयोग से, कमीशंस, जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, संविधान में दर्ज आयोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 244 है, इलेक्शन कमीशन की स्ट्रक्चर का वर्णन कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन की स्ट्रक्चर किस तरह है? आपको पता है इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ऐसा प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। थोड़ा सा आपको फैक्चुअल जानकारी इसमें मैं दूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 1950 से 1989 तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एक सदस्य निकाय था, ठीक है। लेकिन आपको पता है जो 61वां संविधान संशोधन किया था 1988 और उसके माध्यम से वोटर्स की आयु 21 से कितनी की गई? 18 वर्ष कर दी गई थी। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर थोड़ा बोझ बढ़ा, तो ये महसूस किया गया था कि इसके कार्य को थोड़ा सा बंटवारे के लिए, तो थोड़ा भार कम करने के लिए इसके सदस्य संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। तब 1+2 किया गया इसको 1989 में। एक अध्यक्ष यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC और 2 अन्य आयुक्त। लेकिन 1990 में यह प्रावधान दोबारा कैंसिल कर दिया और 1990 में इस आयोग को 1 सदस्य दोबारा कर दिया। लेकिन फिर 1993 में दोबारा से पुनः क्या है, इसको 3 सदस्य आयोग कर दिया, ठीक है, 1+2। तो 1993 से वर्तमान में ये कौन सी है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त इसमें रहते हैं। संवैधानिक संस्था के रूप में आयोग संसद के चुनाव करवाती है, राज्य विधानमंडल के प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के पदों के निर्वाचन हेतु जिम्मेदार है। आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो रहता है, आयु तक रहता है। अपना त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी नियुक्ति है, नियुक्ति के संदर्भ में पहले नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी सीधे, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है, उस डिसीजन के अंदर ये प्रोविजन किए गए कि इलेक्शन कमीशन की जो नियुक्ति है वो किस तरह की जाएगी, वो पैनल के माध्यम से की जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज बैठेंगे, उसमें नेता प्रतिपक्ष बैठेंगे और प्रधानमंत्री होंगे। इन 3 जनों के पैनल, 3 व्यक्तियों के पैनल के माध्यम से इस पद की नियुक्ति की जाएगी। कारण यह है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है, इस पद की गरिमा स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए यह प्रावधान किया गया है कि पैनल के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 245। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है, तो 1993 में बैकवर्ड क्लास कमीशन को कानूनी दर्जा दिया था, कानूनी दर्जा दिया था, यानी एक विधिक निकाय के रूप में नेशनल पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास कमीशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, एनबीसी की स्थापना हुई थी 1993 में कानूनी निकाय के रूप में। लेकिन 102वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से संविधान में एक आर्टिकल 338B जोड़ा गया और 332B के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी इसकी स्ट्रक्चर किस तरह है? ये 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष रहेगा, एक उपाध्यक्ष रहेगा, 3 सदस्य मीन्स एक अध्यक्ष। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह है, एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। टोटल इसमें कितने मेंबर हो गए? 5 मेंबर हो गए, 5 टोटल हो गए। इसमें एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और 3 इसमें क्या है? सदस्य हैं। तो इस तरह टोटल 5 मेंबर जो है इसमें रहेंगे। कार्य क्या है इसका? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्गों के विकास के उपाय बताने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। आर्टिकल 338B जो है इससे संबंधित है। तो 102वां संविधान संशोधन भी इससे संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से। पूर्व में ये संस्था क्या थी? 1993 में इसको कानूनी रूप से तो स्थापित कर दिया था, लेकिन 2019 में इसे संवैधानिक दर्जा दिए गए। ठीक है, तो BL साहनी, वर्तमान में भगवान लाल साहनी जो है, BL साहनी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष पर BL साहनी साहब बैठे हैं।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 246। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद किस प्रकार की संस्था है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वस्तु एवं सेवा कर परिषद। आपको पता है 101वां जो संविधान संशोधन था 2016 में, आर्टिकल 279 के माध्यम से परिषद के प्रावधान किए गए और 279A है और सचिवालय नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष जो है केंद्रीय वित्त मंत्री इसमें रहते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 247। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग का क्या कार्य होता है? तो फाइनेंस कमीशन राज्य और केंद्र के मध्य वित्तीय विवरण के संबंध में सलाह देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। 280 में संविधान में इसका जिक्र किया गया है। गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष में किया जाता है। रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। प्रकृति इसकी सलाहकारी रहती है। इसकी रिपोर्ट क्या है? बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, संसद इसको माने या ना माने ये सरकार पर निर्भर है, बाध्यकारी ये नहीं रहती है। अब तक 15वां वित्त आयोग गठित हो चुका है। 15वां वित्त आयोग जो NK सिंह के नेतृत्व में, जिसने 2020 से 25 के लिए अपनी सिफारिश दी थी। आपको पता है सबसे महत्वपूर्ण चर्चा में रहा 14वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन जो YV रेड्डी के नेतृत्व में था। और 14वां वित्त आयोग ने सबसे बड़ी सिफारिश की थी कि कुल केंद्र के कुल पैसे का 42% जो है राज्यों को दिया जाएगा। ठीक है, यानी 14वां वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था, सहकारी संघवाद की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास था। तो वित्त आयोग अब तक 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं लास्ट 2020 से 25। और इसी तरह मैं बात करूं, अभी हमने पिछले प्रश्न पे बात की थी जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल जो है इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक देश एक कर व्यवस्था में हम पहुंच चुके हैं। जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उन प्रत्येक अप्रत्यक्ष करों के लिए एक ही कर जीएसटी का प्रावधान किया गया है, ताकि जो कास्केडिंग इफेक्ट है कर पर कर का जो परंपरा चल रही थी उसको खत्म करने के लिए। और जीएसटी काउंसिल खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सहकारी संघवाद का, क्योंकि आप जीएसटी काउंसिल के जो सदस्य देखें तो आपको ये मिलेगा कि इसके अध्यक्ष तो वित्त मंत्री होते हैं, लेकिन उसमें राज्यों की वित्त मंत्री भी क्या है कि उसमें शामिल होते हैं। नियमित बैठकें होती हैं, उन बैठकों के माध्यम से जो है डिसीजन लिए जाते हैं कि कर की क्या दर जो है शामिल की जाएगी। तो 248 नंबर प्रश्न आपके सामने है। फाइनेंस कमीशन, चुनाव इलेक्शन कमीशन और यूपीएससी किस प्रकार की संस्थाएं हैं? ये सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संवैधानिक संस्था होने का अभिप्राय क्या हो गया कि संविधान में इनके बारे में जिक्र किया गया है, इनका गठन स्ट्रक्चर किस तरह की रहेगी, इनका कार्य भूमिका क्या रहेगी। तो इसी तरह जैसे हमने बात की इलेक्शन कमीशन है, आर्टिकल 324 प्रावधान करता है। यूपीएससी के संदर्भ में 15 से 323 प्रावधान करते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग है, और इसी 315 से 323 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन है। फाइनेंस कमीशन 280 है, जीएसटी काउंसिल 279A है, एससी कमीशन 338 है, एसटी कमीशन 338A है, और पिछड़ा वर्ग कमीशन है 338B, केग है 148 से 151, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है 76। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, बॉडीज हैं। बात करते हैं आगे के प्रश्न। 249 जो प्रश्न है वो किससे संबंधित है? ये एनसीआर दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से संदर्भ में। 249 किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, नेशनल कैपिटल रीजन का दर्जा दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 द्वारा, 69वां संविधान संशोधन 1991। इस संशोधन द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का क्या बनाया गया? प्रशासक बनाया गया, और दिल्ली की जो विधानसभा है और मंत्रिमंडल है उसका गठन किया गया। आपको पता है दिल्ली के जो सीएम होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और दिल्ली का जो प्रशासक है वो कौन होता है? एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 250 और आज के अंतिम प्रश्न पर कि दिल्ली के प्रशासन के लिए उपराज्यपाल के अतिरिक्त एक मंत्री परिषद होती है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है?
तो वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? 10% हो सकती है। तो दिल्ली विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 70 है, तो इस प्रकार दिल्ली के यहाँ मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 10% लें तो 7 हो सकती है। यह हमारे ध्यान में है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि उपराज्यपाल द्वारा। ये हम चर्चा कर चुके हैं अभी कि उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। तो इस तरह हमने टोटल 250 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। इस सीरीज के अंदर हमने 10 वीडियो के माध्यम से उपनयन भारतीय राज्य व्यवस्था खंड इसको पूरा किया है। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।